नमस्कार। आज हम विकृति विज्ञान, रोग का विज्ञान यानी पैथोलॉजी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ नोट्स हैं। चलिए समझते हैं कि ये पैथोलॉजी आखिर है क्या और चिकित्सा विज्ञान में इसकी इतनी अहमियत क्यों है। असल में ये बीमारियों के पीछे के साइंस को समझने की कह सकते हैं कुंजी है। तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। पैथोलॉजी है क्या, परिभाषा क्या है इसकी? हाँ, बिल्कुल। देखिए, पैथोलॉजी वो साइंस है जो बीमारी की एकदम जड़ तक जाता है। ये सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स में होने वाले स्ट्रक्चरल, बायोकेमिकल और फंक्शनल मतलब हर तरह के बदलावों की स्टडी है। यही बदलाव तो किसी बीमारी का आधार बनते हैं। अच्छा। और पैथोलॉजी से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि बीमारी के साइंस और सिम्टम्स क्यों दिख रहे हैं, और फिर रैशनल थेरेपी यानी एक तर्कसंगत इलाज, उसका आधार भी यहीं से तैयार होता है। तो ये एक तरह का पुल है बेसिक साइंसेज और क्लिनिकल मेडिसिन के बीच। हाँ, बिल्कुल सही कहा, एक ब्रिज है ये। और इन बदलावों को समझने के लिए कुछ खास टेक्निक्स भी इस्तेमाल होती होंगी, नोट्स में जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। कई तरह की टेक्निक्स हैं, जैसे मॉर्फोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल हैं, इम्यूनोलॉजिकल हैं, और आजकल जो बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। मॉलिक्यूलर, हाँ। पैथोलॉजी की पूरी समझ देखिए नॉर्मल सेल्स की जानकारी पर ही टिकी है। जब हम नॉर्मल को समझेंगे तभी तो ये जान पाएंगे कि इंजरी या सेल डेथ के मैकेनिज्म्स क्या हैं, कैसे होता है ये सब। ठीक है। पैथोलॉजी के स्कोप को और बेहतर समझने के लिए क्या इसकी कुछ मुख्य शाखाएं मतलब मेन ब्रांचेस भी हैं? हाँ, मुख्य रूप से दो ब्रांचेस हैं। पहली है जनरल पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी जी, ये किसी भी इंजूरियस स्टिमुलाई मतलब कोई भी चोट या हानिकारक चीज, उसके प्रति सेल्स और टिश्यूज के जो आम रिएक्शंस होते हैं ना, उनकी स्टडी करती है। चाहे वो चोट कहीं भी लगी हो, जैसे इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, वो ज्यादातर टिश्यूज में एक जैसी ही प्रतिक्रिया होती है। अच्छा, एक कॉमन रिएक्शन। हाँ, और दूसरी है सिस्टमिक पैथोलॉजी। सिस्टमिक पैथोलॉजी ये स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम्स की बीमारियों को देखती है, जैसे दिल की बीमारियां, फेफड़ों की, किडनी की। उनके खास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बदलावों को विस्तार से समझती है। ये दिलचस्प है। अच्छा, अब आते हैं उन चार खास पहलुओं पर जिनका जिक्र नोट्स में है। किसी भी बीमारी को समझने के लिए ये जरूरी बताए गए हैं। पहला है इटियोलॉजी। हाँ, इटियोलॉजी यानी बीमारी का मूल कारण, द कॉज। ये या तो जेनेटिक हो सकता है, जैसे कोई इनहेरिटेड म्यूटेशन हो, या जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म्स हो जो बीमारी का खतरा बढ़ा दें। या फिर एनवायरमेंटल हो सकता है, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, पोषण की कमी है, कोई केमिकल एक्सपोजर है, या फिजिकल ट्रॉमा है। और असल जिंदगी में तो ये इतना सीधा नहीं होता होगा, है ना? मतलब सिर्फ जेनेटिक या सिर्फ एनवायरमेंटल। बिल्कुल नहीं। ज्यादातर जो आम बीमारियां हैं, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस है या कैंसर है, वो असल में मल्टीफैक्टोरियल होती हैं। मल्टीफैक्टोरियल? हाँ, मतलब उनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन यानी आनुवंशिक झुकाव और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों का एक क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है। ये समझना कि कौन सा फैक्टर कितना जिम्मेदार है, ये कई बार काफी चैलेंजिंग होता है। एटियोलॉजी यानी कारण, ये समझ लिया। अब दूसरा पहलू है पैथोजेनेसिस। इसका क्या मतलब है? पैथोजेनेसिस, हाँ, पैथोजेनेसिस असल में बीमारी की पूरी कहानी है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, वो मॉलिक्यूलर, बायोकेमिकल और सेलुलर लेवल पर होने वाले वो सारे इवेंट्स का क्रम है जो एटियोलॉजी यानी कारण से शुरू होकर बीमारी के फुल एक्सप्रेशन तक जाता है। अच्छा, मतलब कैसे? हाँ, बिल्कुल। ये बताता है कि कैसे वो कारण बीमारी पैदा कर रहा है, मैकेनिज्म क्या है। और देखिए, आज हमारे पास जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलॉमिक्स जैसे एडवांस टूल्स हैं। ये पैथोजेनेसिस को इतनी गहराई से समझने में मदद कर रहे हैं कि अब प्रिसिशन मेडिसिन संभव हो पा रही है। प्रिसिशन मेडिसिन मतलब एकदम टारगेटेड इलाज हर मरीज के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल वही सटीक टारगेटेड इलाज। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। तीसरा पहलू है मॉर्फोलॉजिक चेंजेस। ये क्या है? मॉर्फोलॉजिक चेंजेस का सीधा मतलब है बीमारी से जुड़े स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशंस, यानी सेल्स और टिश्यूज की बनावट में जो दिखने वाले बदलाव हैं। अच्छा, जो दिखते हैं। हाँ, पारंपरिक रूप से पैथोलॉजी में डायग्नोसिस के लिए ये बहुत अहम थे। माइक्रोस्कोप में देखकर ही पता लगाते थे कि क्या गड़बड़ है। पर अब शायद सिर्फ देखकर काम नहीं चलता। नोट्स में जेनेटिक एनालिसिस का भी जिक्र था। सही कहा आपने। मॉर्फोलॉजी जरूरी है, आज भी है, पर अब हम ये जानते हैं कि सिर्फ दिखने वाले बदलाव पूरी कहानी नहीं बताते। एक उदाहरण लें, जैसे ब्रेस्ट कैंसर। माइक्रोस्कोप में दो कैंसर एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन उनके पीछे के जेनेटिक ड्राइवर्स बिल्कुल अलग हो सकते हैं।
और फिर उनकी प्रोग्नोसिस यानी बीमारी आगे कैसे बढ़ेगी, और थेरेपी के प्रति उनका रिस्पॉन्स वो भी बिल्कुल अलग होगा। तो मतलब मोर्फोलॉजी के साथ मॉलिक्यूलर एनालिसिस को जोड़ना जरूरी हो गया है। हाँ, बिल्कुल जरूरी है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए। और चौथा और आखिरी पहलू, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, हाँ, ये वो अंतिम नतीजा है, फंक्शनल एब्नॉर्मैलिटीज, जो उन सभी मॉलिक्यूलर, बायोकेमिकल और स्ट्रक्चरल बदलावों से पैदा होती हैं। इसमें शामिल हैं सिम्टम्स, यानी जो मरीज महसूस करता है, हाँ। और साइंस, जो डॉक्टर जांच में पाता है। साथ ही बीमारी का कोर्स कैसा रहेगा, उसकी प्रोग्रेशन कैसी होगी, और फाइनल आउटकम क्या होगा, ये सब इसमें आता है। अच्छा। यहाँ पर क्लिनिको-पैथोलॉजिक कोरिलेशंस बहुत मायने रखते हैं। मतलब लैब में जो फाइंडिंग्स मिली, उन्हें मरीज की क्लिनिकल पिक्चर से जोड़ना। या स्ट्रक्चरल बदलावों से ही होती है। सेल्स और उनके आसपास के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मतलब ईसीएम में चोट लगने से टिश्यू और ऑर्गन इंजरी होती है, और इसी से वो मॉर्फोलॉजिक और क्लिनिकल पैटर्न्स उभरते हैं जिन्हें हम बीमारी कहते हैं। बिल्कुल सही। पैथोलॉजी इन चारों पहलुओं को एटियोलॉजी यानी कारण, पैथोजेनेसिस यानी मैकेनिज्म, मॉर्फोलॉजिक चेंजेस यानी स्ट्रक्चरल बदलाव, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी प्रभाव, इन सब को एक साथ जोड़कर देखती है। और यही समझ डायग्नोसिस करने, प्रोग्नोसिस तय करने और ट्रीटमेंट की प्लानिंग करने का वैज्ञानिक आधार बनती है। तो हमने देखा कि पैथोलॉजी कैसे परत दर परत बीमारी के रहस्य खोलती है, बिल्कुल सेलुलर लेवल से शुरू करके मरीज के लक्षणों तक पहुंचती है। ये सचमुच चिकित्सा की वैज्ञानिक रीढ़ है। हाँ, बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद एक विचार आता है मन में, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां मल्टीफैक्टोरियल हैं, तो भविष्य में जब हम जेनेटिक और एनवायरमेंटल कारकों के बीच का ये जो जटिल इंटरैक्शन है, इसे और बेहतर समझ पाएंगे। तो ये समझ न सिर्फ हमारे इलाज के तरीकों को, बल्कि शायद बीमारियों की रोकथाम, प्रिवेंशन के तरीकों को भी किस तरह बदल सकती है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पे विचार करना जरूरी है।